हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है गैलेक्सी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं राहुल कुमार, जनरल अवेयरनेस फैकल्टी, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिमांड का ही दूसरा पार्ट, या यूं कहें डिमांड और सप्लाई के नाम से जाना जाने वाला यह टॉपिक, जिसे हमने कल स्टार्ट किया था और आज हम इसी का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। और इसमें सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या हम कहें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो भी डिमांड है, बेसिकली हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि डिमांड में जो इफेक्ट हमें नज़र आता है किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने या घटने से, किस प्रकार से वो इफेक्ट करता है डिमांड को, या तो कम होता है या ज़्यादा होता है। आज हम बात करने वाले हैं कि किसी भी वस्तु की कीमत में यदि कोई परिवर्तन आता है तो उसकी वजह से उसकी जो डिमांड है ना, उसमें कितने परसेंट या कितनी चेंजेस नज़र आती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये डिफाइन करता है कि किसी भी वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन से जितना परिवर्तन होता है उसके आधार पर कितना उसकी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होगा, यह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें शो करता है, दिखाता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करें तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम आज डिस्कस करने वाले हैं, साथ ही साथ हम बात करेंगे सप्लाई किसे कहते हैं। सप्लाई के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई, या फिर हम कहें तो पूर्ति का नियम, और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम। तो जो बाज़ार है, इसका जो इक्विलिब्रियम है ये कहाँ पे हमें नज़र आता है, जब भी कभी मार्केट में जहाँ भी डिमांड और सप्लाई इक्वल होता है उस जगह को, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले हम जिसे डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास नंबर 20 में, वो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो फटाफट से सेशन में जुड़ जाइए और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो किसी भी कारणवश कोई बैच ज्वाइन ना कर पाए हो। और ये जो बैच है इसका नाम हमने आगाज नाम दिया हुआ है, आगाज 2024। बेसिकली अगर कोई भी आपका एग्ज़ाम 2024 में आने वाला है, खासकर एसएससी सीजीएल जिसको टारगेट करके हमने ये बैच बनाया है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अगर आपने एसएससी जीडी का फॉर्म भरा हुआ है तो उसके लिए भी ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी फिलहाल हम देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या जिसे हम बोलते हैं हिंदी में मांग की लोचशीलता। मांग की लोचशीलता किस प्रकार से ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफेक्ट करेगी, जिसे हम समझेंगे मांग की लोचशीलता। मांग की लोचशीलता। तो यदि मैं इसे डिफाइन करूं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, या फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसे अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इन प्राइस अगर हम बात करें तो ये जो कीमत की जो मांग है उसकी लोचशीलता की बात की जाए तो किस प्रकार से हम इसे डिफाइन करते हैं, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ये क्या हो गया, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को, मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन के अनुपातिक संबंध को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से जाना जाता है। रिलेशनशिप बिटवीन परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यदि हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, इन दोनों का जो अनुपातिक संबंध होता है उसे ही हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के नाम से डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भाई ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये कितने टाइप की होती है, कितने प्रकार की होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जिसे हम 5 टाइप्स यानी 5 प्रकार में विभाजित करते हैं, 5 टाइप्स में इसे हम डिवाइड करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। 5 भागों में इसे बांटा जाता है और अब हम उन्हीं की बात करेंगे।
आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट या इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इसी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, टाइप्स, इसके प्रकार की बात करेंगे, टाइप्स की बात करेंगे। पहला टाइप जिसे बोला गया है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, एंड दूसरा टाइप जिसे बोला गया है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। थर्ड जिसे बोला गया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, और फोर्थ जिसे बोलते हैं इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। फिफ्थ जिसे बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड। तो इस प्रकार से हम ये जो इलास्टिसिटी है इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं, 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है भाई, तो किस तरीके से ये जो परफेक्टली इलास्टिक है ना, इसी का ऑल्टरनेट नेम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और इसे हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0। ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, ये हो गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मोर देन 1, और ये हो गया लेस देन 1, ये हो गया लेस देन 1। तो इस प्रकार से ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसे हम 5 भागों में विभाजित करते हैं। यदि हम इसे हिंदी में देखें तो ये होगा पूर्णतः लोचदार मांग, ये हो गया पूर्णतः बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग। देन इकाई के बराबर मांग, इसे बोला जाएगा इकाई के बराबर, या ये हो गया इकाई के बराबर मांग, इकाई के बराबर, ये हो गया इकाई से अधिक, इकाई से अधिक, और ये हो गया इकाई से कम, इकाई से कम, ये हो गया इकाई से अधिक, ये हो गया इकाई से कम। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखना, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसे हम 5 भागों में 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, परफेक्टली इन्फिनिटी, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इसकी बात की जाए ना, पहले वाले की बात की जाए तो आप ध्यान रखना इसे किस तरीके से हम समझते हैं ये समझेंगे। तो ये जो परफेक्टली इलास्टिक है ना, इसके अगर हम ग्राफ की बात करें तो ये होगा एक्स एक्सिस 0 और ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस 0 और वाई एक्सिस। यहाँ पर वस्तु की कीमत में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसके बावजूद प्राइस में कोई चेंज नहीं दिखे, उसके बावजूद यदि डिमांड में आपको चेंज नज़र आता है, डिमांड में आपको चेंज नज़र आता है, तो वह इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला किसी भी वस्तु की, एग्जाम्पल की बात करेंगे, किसी भी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है, किसी भी वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आपको देखने को मिला है वो, और मांग में जो परिवर्तन देखने को मिला है, भाई मांग में मैंने बोला 10% की वृद्धि हो जाती है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से जब आप किसी को 0 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी। एज इट इज हम बाकी के चीज़ों को भी समझ सकते हैं। ध्यान रखना परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, पहले आप इसे समझना। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व, यहाँ पे आपका जो मांग वक्र है ना, उसमें इसी किसके, तो प्राइस के बराबर आपका डिमांड कर्व होता है, किसके, प्राइस के बराबर आपका डिमांड कर्व होता है। मांग
में जो परिवर्तन तो आपको देखने को मिल रहा है, पर कीमत में यदि ज़रा सा भी आपको चेंज नज़र आए या ना भी नज़र आए, उसके बावजूद कई बार वस्तुओं की कीमतें क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो ये पहले वाले का ग्राफ है, आप फटाफट से इसे बना लीजिएगा, इस पहले वाले ग्राफ को। लेकिन अब जब हम दूसरे वाले का ग्राफ बनाएंगे तो उसे किस तरीके से बनाएंगे वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एक बार आप पहले इस पहले वाले के ग्राफ को नोट डाउन कर लें। दूसरा वाला जो है वो क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। तो हम उसे बनाने से पहले एक बार देखें, यहाँ पे इसे इरेज कर देते हैं। आप चाहो तो एक बार इनको नोट डाउन कर लो। बाकी के ये जो 3 चीज़ें हैं इसे मैं इरेज करने जा रहा हूँ। बाकी की ये 3 चीज़ें हैं जिन्हें मैं इरेज करने जा रहा हूँ। यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है भाई। बाकी की ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमने इरेज कर दी हैं। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के बारे में। इस दूसरे वाले को समझेंगे और इसका जो डिमांड कर्व है वो किस तरीके से बनता है। ये 0, ये y रख दिया हमने। अब यहाँ पे इसके जो मांग और प्राइस और डिमांड में कोई फर्क नहीं होता। ये है इसकी डिमांड कर्व, ये क्या है, इसका मांग वक्र है, ये इसका मांग वक्र है। इस तरफ हमने क्या रखा हुआ है, डिमांड, इस तरफ हमने रखा हुआ है डिमांड, इस तरफ हमने रखा हुआ है प्राइस। यहाँ पे ये बोला गया कि किसी भी वस्तु की जो कीमत है ना, किसी भी वस्तु की कीमत चाहे घटा दो या फिर बढ़ा दो, चाहे घटा दो या फिर बढ़ा दो, किसी भी वस्तु की कीमत चाहे घटा दो या बढ़ा दो, तो वो जो परफेक्टली इनइलास्टिक वस्तुएं होंगी ना, उनकी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक है, इसका जो डिमांड कर्व होता है ना, इसका जो डिमांड कर्व होता है वो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। डिमांड कर्व ये किसके होता है बराबर, तो वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, वाई एक्सिस के पैरेलल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, ये किसके, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। देन अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें तो बेसिकली इसमें और क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको देखनी है। यहाँ पे आपकी प्राइस जो होगी वो स्टेबल होगी, यहाँ डिमांड स्टेबल होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हैं सॉल्ट, मेडिसिन। तो ये वो इसके एग्जाम्पल हैं कि इसके परफेक्टली इन इलास्टिक के, क्योंकि इनकी कीमत में चाहे कमी आ जाए या वृद्धि आए, इनका जो यूज़ है ना वो क्या होगा, सेम होगा, इनका इस्तेमाल सेम ही किया जाएगा। इसीलिए हम इन वस्तुओं की जो डिमांड है वो सेम होने की वजह से वहाँ पे हम इसे परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व के नाम से जानते हैं, परफेक्टली इन इलास्टिक गुड्स के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, रीज़न आपको समझ में आ गया। पहला हमने बात करा परफेक्टली इलास्टिक क्या होता है, तो परफेक्टली इलास्टिक जिसमें आपका ये मार्केट कहाँ पे नजर आएगा आपको, परफेक्ट कंपटीशन में। जब हम मार्केट पढ़ेंगे ना, बाजार पढ़ेंगे, उस वक्त इसके बारे में समझेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है। उस परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम इसे डिस्कस करने वाले हैं। और यदि हम बात करें परफेक्टली इन इलास्टिक की, तो उस परफेक्टली इन इलास्टिक में हम किस तरीके से इसे यूज़ करेंगे ये भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, इनको मैं ग्राफ के साथ साथ न्यूमेरिकल के माध्यम से भी समझाऊंगा। फिलहाल ये 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इन्हें नोट डाउन कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर उसके बाद ध्यान रखना, हम बात करेंगे इससे आगे वो जो इसे हमने यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व के नाम से डिफाइन किया, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व के नाम से डिफाइन किया, तो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। थर्ड, जिसे मैंने बोला यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व, अब ये जो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड है ना, ये मैंने क्या बताया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू क्या होता है, 1। तो यहाँ पे जो आपको चेंज देखने को मिलेगा
मांग में और कीमत में जो प्रतिशत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा वो एक समान मिलेगा, इसीलिए हम इसे बोलेंगे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कर्व। एज इट इज जब हम इकाई के अधिक की बात करेंगे, इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे, इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलास्टिक डिमांड की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, इसमें कीमत के कंपैरिजन में क्वांटिटी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, तभी आप इसको बोलोगे इलास्टिक डिमांड कर्व। ये इसमें इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और जब मैं इन इलास्टिक डिमांड कर्व की बात करूंगा, इन इलास्टिक डिमांड कर्व की बात करूंगा, ठीक है भाई, इन इलास्टिक डिमांड कर्व की बात करूंगा। ये जो ग्राफ है ना, ये याद रखने के लिए है, ताकि चीज़ें आपके माइंड में बैठी रहें। लेकिन क्योंकि वो ग्राफ तो आपसे बनवाने वाला नहीं है, आपके एग्जाम में ग्राफ नहीं है बनवाने वाला, इसमें यदि हम बात करें तो प्राइस में ज़्यादा चेंज दिखेगा डिमांड के कंपैरिजन में, प्राइस में ज़्यादा चेंज दिखेगा, तब जाके ये क्या कहलाएगी, ये कहलाएगी, ध्यान रखना, अगर हम बात करें आपका इन इलास्टिक डिमांड। तो इस प्रकार से ये तीनों के ग्राफ मैंने बना दिए जो बचे हुए थे। बट आपके एग्जाम में ना इससे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, ग्राफ आप इसे नोट डाउन करके देख लेना, इसे समझने की कोशिश करना। अदरवाइज आपके लिए जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है इसका न्यूमेरिकल, और उसी न्यूमेरिकल को हम समझने वाले हैं। इसके बाद किस तरीके से उस न्यूमेरिकल को करेंगे वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले आप इसे एक बार देख लें, सही से कर लें, फिर हम उस न्यूमेरिकल को देखेंगे भाई। तो अब यहाँ पे अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो न्यूमेरिकल को डिस्कस करने वाले हैं, बट उस न्यूमेरिकल को करने से पहले ना हमें एक फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। देखो, किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने पे ना उसकी डिमांड क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसी के बिहाफ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक फॉर्मूला बना है, जिसे हम डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी और पी बाई क्यू के नाम से जानते हैं, अब यहाँ पे ना आपसे वो एक एग्जाम्पल देगा आपको। एग्जाम्पल उसने क्या दिया कि यदि किसी वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो वो उसकी 100 इकाइयाँ खरीदता है। यदि कोई उपभोक्ता 10 रुपये की कीमत पर किसी वस्तु की 100 इकाइयाँ खरीदता है, और यदि उसकी कीमत 10 रुपये से घटकर 8 रुपये होती है, तो वह उसकी जो इकाइयां हैं वो बढ़ाकर 120 खरीदने लगता है। यदि उसकी कीमत कम होगी तो वो अब पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा चीज़ें खरीदेगा। और हमें पता भी है कि प्राइस और जो डिमांड है, क्वांटिटी का मतलब है डिमांड, इनमें जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। यदि कीमत गिर रही है तो डिमांड क्या होगी, बढ़ रही होगी। अब इसी तरीके से ये हो गया आपका, इसको बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q। अब इसी फॉर्मूले से रिलेट करके मैंने बोला डेल्टा Q क्या है हमारे लिए। तो Q1 और Q2 के बीच में जो भी डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 20 का। 100 और 120 का डिफरेंस कितना हुआ है, 20। ये हो गया डेल्टा Q। जब मैं डेल्टा P की बात करूंगा ना, तो 8 और 10 के बीच कितने का डिफरेंस है, 2 का। और जब मैं P की बात करूंगा तो P कितना है, पहली वाली क्वांटिटी को बोला जाएगा P, पहली वाली Q को क्या बोला जाएगा यहाँ पे, Q। ये हो गया 100। इस तरीके से ध्यान रखना, ये हो गया P, ये हो गया Q। इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा P, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा वो होगा डेल्टा Q। अब इसी को मैं इस फॉर्मूले पे यहाँ पे रखूंगा, जिसमें डेल्टा Q हमारे लिए है 20, डेल्टा P है 2, और P कितना है तो 10, और Q कितना है 100। अब जब मैं इसे इस तरीके से कट करता हूं तो हमारा आंसर आता है 1। और अभी मैंने आपको ये बताया कि आपके एग्जाम में इसका न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। CHSL में बहुत बार इसका न्यूमेरिकल पूछा जाता है, बट वहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि भाई ये जो एक आया है ना, वो एक आंसर नहीं होगा वहाँ पे जो आंसर होगा ना वो क्या होगा, वहाँ पे आंसर में वो जो मैंने 5 टाइप्स बताए आपको इलास्टिसिटी के, उनमें से वो 4 एग्जाम्पल लिखेगा 4 में। अब ये एग्जाम्पल क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक
डिमांड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, ध्यान रखना, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो फटाफट से एक बार इसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में कि सप्लाई क्या होता है, पूर्ति क्या होता है और किस तरीके से हम उससे आगे समझेंगे। सप्लाई से रिलेटेड चीज़ों को ध्यान रखना। तो फटाफट से एक बार आप इसे नोट डाउन कर लें। तो भैया आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वो है हमारा पार्ट कौन सा? सप्लाई का। अगला हम बात करने वाले हैं सप्लाई के बारे में। जैसे हमने डिमांड के बारे में डिस्कस किया वैसे ही अब हम बात करेंगे सप्लाई के बारे में। सप्लाई या जिसे हम बोलते हैं पूर्ति। पूर्ति क्या होती है? सप्लाई किसे कहते हैं? सप्लाई यानी पूर्ति या फिर हम आपूर्ति के नाम से भी इसे जानते हैं। पूर्ति बोलो, आपूर्ति बोलो। तो ये डिमांड का ही अपोजिट होता है सप्लाई, डिमांड का ही अपोजिट होता है सप्लाई सभी जगह पे। बट हमें इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट समझने हैं, जिसमें अगर हम बात करें सप्लाई क्या होती है। सप्लाई इज क्वांटिटी डिमांड of goods. Supply is quantity demand of goods that the seller willing to sell at given price, पूर्ति क्या होती है? तो यदि हम बात करें पूर्ति का क्या मतलब होता है, तो दी गई मात्रा, सप्लाई यानी दी गई वस्तु की दी गई मात्रा पे जब विक्रेता किसी वस्तु को बेचने की इच्छा रखता है ना, क्या यानी तो दी गई कीमत पर जब एक विक्रेता यानी सेलर किसी भी वस्तु की कीमत को बेचने की इच्छा रखता है, उसी को क्या बोला जाता है? सप्लाई। मान लो कि कीमत कितनी है? 100 रुपये। इस 100 रुपये की कीमत पर यदि मैं 100 इकाइयां बेचने के लिए इच्छुक हूं, 100 रुपये की कीमत पर 100 इकाइयां मैं 100 पानी के बोतल बेचने के लिए इच्छुक हूं, दैट मीन्स ये 100 क्या है? यहां पे इसी को बोला जाएगा सप्लाई, इसी को बोला जाएगा सप्लाई यानी पूर्ति। तो पूर्ति क्या होता है ये समझ में आया? पूर्ति यानी हम कह सकते हैं सप्लाई का मतलब क्या हो गया? दी गई कीमत पर जब कोई सेलर किसी क्वांटिटी को, किसी मात्रा को, किसी वस्तु की क्वांटिटी को बेचने के लिए इच्छुक होता है, वही उसकी क्या होती है? तो वो होती है पूर्ति। अभी मैंने एग्जांपल से समझाया कि किसी वस्तु की कीमत कितनी है? 100 रुपये, और मैं उसकी 100 इकाइयां बेचने के लिए तैयार हूं, तो इसका मतलब ये 100 क्या है? उसकी सप्लाई है, पूर्ति है। ठीक है, यहां तक समझ में आया सप्लाई क्या होता है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ सप्लाई। भाई पूर्ति का नियम क्या कहता है? लॉ ऑफ सप्लाई, पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम क्या कहता है? पूर्ति का नियम क्या कहता है? जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड डिस्कस किया था, वैसे ही हम अगर बात करें पूर्ति की, तो ये क्या होगा? व्हेन अदर थिंग कांस्टेंट या फिर इक्वल, व्हेन अदर थिंग्स या फिर अदर फैक्टर्स, क्योंकि हमने समझा ना वहां पे इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर्स। when other things being constant, जब अन्य बातें क्या हो? स्थिर हो, कांस्टेंट हो, तो हमेशा किसी भी वस्तु की
वस्तु की कीमत बढ़ने पर ना उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर उसकी सप्लाई कम हो जाती है। ध्यान रखना, कीमत बढ़ने पर सप्लाई बढ़ जाती है और कीमत के कम होने पर सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसमें जो रिलेशन देखने को मिलता है ना, हमें रिलेशन देखने को मिलेगा, वो रिलेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनेट मिलेगा, यानी कैसा मिलेगा, डायरेक्ट देखने को मिलेगा। रिलेशन होगा प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रिलेशन होगा इसमें प्रत्यक्ष। यदि मैं सप्लाई कर्व की बात करूं, पूर्ति वक्र की बात करूं, तो वो जो सप्लाई कर्व है, पूर्ति वक्र है, वो कैसे बनेगा, उसी को हम यहाँ पे अगर समझें, सप्लाई कर्व कैसे बनेगा, पूर्ति वक्र कैसे बनेगा। तो आप ध्यान रखना, सप्लाई कर्व बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस तरीके से एक एक्स एक्सेस 0 और ये वाई एक्सेस की नीड होगी, एक्स एक्सेस 0 और वाई एक्सेस की नीड होगी। अब यहाँ पे हमें एक बेसिक प्राइस और एक बेसिक सप्लाई की ज़रूरत होगी। ये हो गया प्राइस, ये हो गया प्राइस, इस तरफ हमने रखा सप्लाई, जैसे हम डिमांड में समझ रहे थे। ये P हो गया और ये S हो गया, ये S हो गया। अब यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल दिया है आपको, इसी इसको कोरिलेट करके समझेंगे। यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी, कीमत बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ जाएगी। यदि किसी वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। भाई देखो, जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ रही है ना, तो उपभोक्ता ना, वो सॉरी सेलर जो है वो क्या करेगा, उसकी ज़्यादा स्टॉक अपने पास रखेगा। और क्यों, क्योंकि वो उसकी जो सेल है ना ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि उसे उसकी कीमत ज़्यादा मिल रही है। ये है सप्लाई कर्व, ये क्या है, सप्लाई कर्व, ये है सप्लाई कर्व। तो इस तरीके से हम अगर इस सप्लाई कर्व की बात करेंगे, ध्यान रखना, इस सप्लाई कर्व की बात करेंगे, ये है सप्लाई कर्व, ठीक है। तो सप्लाई कर्व किस तरीके से डिफाइन कर रहा है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी किसी वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो आप ध्यान रखना सप्लाई भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। बट इसका एक एक्सेप्शन भी होगा, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन देखा था, वैसे ही इसका भी एक्सेप्शन आपको देखने को मिलेगा। और जब हम एक्सेप्शन की बात करेंगे, जहाँ पे मांग का नियम लागू नहीं होता, वो कैसा, तो जब हम मोनोपोली मार्केट की बात करेंगे ना, मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार बाजार, एकाधिकार बाजार, वहाँ पे ध्यान रखना, अगर हम बात करें तो जो सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर होने की वजह से ये मांग का नियम लागू, ये आपूर्ति का नियम लागू नहीं होगा। फिलहाल ये चीज़ आपको समझ में आई। आपसे अगर पूछा जाए कि पूर्ति कर्व कैसा होता है, पूर्ति वक्र कैसा होता है, तो ये जो सप्लाई कर्व है, ये जो सप्लाई कर्व है, ये कैसा है, सप्लाई कर्व ये होता है अपवर्ड स्लोप का, अपवर्ड स्लोप, कैसा, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ, अपवर्ड स्लोप, अपवर्ड स्लोप, नीचे से ऊपर की ओर बढ़ता हुआ होता है, अपवर्ड स्लोप का होता है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, अपवर्ड स्लोप का होता है पूर्ति वक्र। व्हेन अदर थिंग्स फैक्टर्स, जिसे हम कहते हैं बीइंग कांस्टेंट, तभी ये पूर्ति का नियम लागू होगा। और जहां पर पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा उसे बोला जाता है एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस। तो एक बार पहले आप इसे नोट डाउन कर लें, एक बार इसे नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लिया। तो अब हम बात करने वाले हैं एक्सेप्शंस की, एक्सेप्शंस में लॉ ऑफ सप्लाई का एक्सेप्शन। एक्सेप्शंस का क्या मतलब हो गया, जहां पे मांग का नियम, ये पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, जहां पे पूर्ति का नियम लागू नहीं होता, और जहां पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, जहां पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा, वहां पर आप ध्यान रखना किसी भी वस्तु की कीमत के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाएगी, सॉरी कीमत के बढ़ने से सप्लाई कम हो जाएगी और कीमत के कम होने से सप्लाई बढ़ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे ये पूर्ति का नियम लागू नहीं हो रहा है, और जब पूर्ति का नियम लागू नहीं होगा तो इस तरीके से सप्लाई कर्व आपको देखने को मिलेगा, इस तरीके से सप्लाई कर्व आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हमें इसी एक्सेप्शंस की बात करनी है, इसी एक्सेप्शंस की बात करनी है। एक्सेप्शंस के कुछ एग्जाम्पल हमने बोला। सबसे पहले अगर हम बात करें
तो यहाँ पे ध्यान रखना, सबसे पहले हम एक्सेप्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले एग्जांपल हम लिख सकते हैं मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट, तो मोनोपोली मार्केट में ना वो क्या कर सकता है, सप्लाई को रोक सकता है, क्योंकि वहां पे सिंगल ही सेलर होता है, एक ही विक्रेता होता है, और वो क्या करेगा, पूर्ति को तो रोक देगा पर वस्तु की कीमत क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। पूर्ति को रोक देगा पर वस्तु की कीमत क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। इसे एक बार नोट डाउन कर लेना है ना। इसमें ग्राफ की जगह हम यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं, एक्सेप्शंस की। ठीक है, एक्सेप्शंस को पहला हमने क्या नाम दिया, मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली मार्केट, इसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है सिंगल सेलर, इसमें होता है सिंगल सेलर, सिंगल सेलर, इसी को बोलते हैं सिंगल सेलर। ठीक है, और अगर हम बात करें जब सिंगल सेलर होगा, एक ही विक्रेता होगा, तो वहां आपको जाहिर सी बात है प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, क्योंकि एक ही बेचने वाला है, दैट मीन्स सप्लायर भी एक ही है, और वो सप्लाई बढ़ाए बिना वस्तु की कीमत को क्या करेगा, बढ़ा देगा। सप्लाई बढ़ाए बिना वस्तु की कीमत को क्या करेगा, बढ़ा देगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, दूसरा अगर हम बात करें, एक होती है जिसे हम बोलते हैं पेरिशेबल गुड्स, हमने पढ़ा भी था अभी थोड़ी देर पहले, पेरिशेबल गुड्स। ये क्या होती है पेरिशेबल गुड्स? पेरिशेबल गुड्स का मतलब होता है जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएं। तो ये वस्तुएं ना जल्दी खराब हो जाती हैं इसकी वजह से, जल्दी खराब होने वाली वस्तु, इस वजह से ना इनकी कीमतें क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं, जबकि स्टॉक कम होता है। स्टॉक कम होते हुए भी इनकी कीमतें क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्लाइमेट में चेंज देखने को मिले, गुड्स डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, गुड्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट, गुड्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट, गुड्स डिपेंड ऑन क्लाइमेट, क्लाइमेट। जब वस्तु ना वातावरण के ऊपर डिपेंड करती है तो भी मांग का नियम लागू नहीं होगा, तो भी ये मांग का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, और इसी तरीके से हमने ये क्या बोला है, एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड का, जहां पे मांग का नियम लागू नहीं होता, मांग के नियम का अपवाद, मांग के नियम का अपवाद, ध्यान रखना। ठीक है, तो जब भी कभी मांग के नियम की बात करेंगे और मांग का नियम यदि लागू नहीं होता है तो वो कहलाता है मांग के नियम का अपवाद, वो कहलाता है मांग के नियम का अपवाद। ठीक है, इसके बाद हम बात करने वाले हैं, ये था लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड के अच्छा, अगर हम बात करें तो बेसिकली इसी प्रकार से अब हम बात करेंगे मार्केट के इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम, मार्केट का इक्विलिब्रियम हमें कहाँ देखने को मिलता है, मार्केट का इक्विलिब्रियम कहाँ देखने को मिलेगा, बाजार संतुलन जिसे बोला जाता है, बाजार संतुलन, बाजार संतुलन। ठीक है, नेक्स्ट लिखना, ये भी पूछा जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन, इसे क्या बोला जाएगा हिंदी में, बाजार संतुलन। और ये मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो बेसिकली जब प्राइस क्वांटिटी डिमांड इक्वल होगा किसके, क्वांटिटी डिमांड सप्लाई के। when quantity demand is equal to quantity supplied। तो आप ध्यान रखना, जब मांग में परिवर्तन और कीमत पूर्ति में परिवर्तन एक दूसरे के बराबर होंगे, तभी मांग और पूर्ति में जब एक बराबर परिवर्तन होगा तो वो होगा मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन, बाजार संतुलन। ठीक है, आपसे बस ये पूछा जाएगा कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो जहां पे पूर्ति और डिमांड ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो उसी स्पेस को, उसी प्लेस को क्या बोला जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, बाजार संतुलन। बाजार संतुलन समझने से पहले हमें समझना होगा लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ सप्लाई। तो अगर मैं लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं, ध्यान रखना, लॉ ऑफ डिमांड की बात करूं
तो मांग का नियम क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है और यहाँ पे पूर्ति का नियम क्या कहता है। इन दोनों से मिलकर ही बनेगा मार्केट इक्विलिब्रियम, मार्केट इक्विलिब्रियम, ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं जब डिमांड की बात करता हूं ना, तो हमें क्या पता है, हमें ये मालूम है कि जैसे ही जैसे वस्तु की कीमत ना, देखो जैसे जैसे वस्तु की कीमत क्या होती है, इस तरफ हम रखते हैं प्राइस, इस तरफ हम रखते हैं डिमांड, इस तरफ हम रखते हैं डिमांड। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, देखो इधर, वैसे वैसे उसकी पूर्ति क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ठीक है। जैसे इस कीमत पर ना इसकी जो पूर्ति थी वो थी ये, इस कीमत पर जो इसकी पूर्ति थी वो थी ये, इस कीमत पर इसकी पूर्ति जो थी वो डिमांड जो थी वो थी ये, इस कीमत पर इसकी डिमांड जो थी वो ये, इस कीमत पर जो उसकी डिमांड होगी वो ये। इससे हमें ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे किसी वस्तु की ना, देखो जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है ना, तो उस वस्तु की डिमांड क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। जैसे जैसे किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है, उस वस्तु की डिमांड क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। अब जब मैं इन्हीं तीनों, इन्हीं सभी कॉर्नर से मिलाकर जो लाइन ड्रॉ करूंगा ना, यही तो मेरा क्या कहलाएगा, डिमांड कर्व कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा, मांग वक्र कहलाएगा। और ये कहता है मांग का नियम, ये कहता है मांग का नियम। और मैं बात करूं पूर्ति के नियम की, तो पूर्ति का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई। अभी थोड़ी देर पहले हमने समझा पूर्ति का नियम क्या कहता है। इस तरफ हमने रखा प्राइस, इस तरफ हमने रखा सप्लाई, इस तरफ हमने रखा सप्लाई, ठीक है। अब मैं इसको ना पहले अलग अलग समझा रहा हूँ, फिर एक साथ समझाऊंगा, ताकि ये चीज़ जो है ना आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत, या फिर अगर हम बात करें बाद में आप इसे भूल ना सको, आप इसे भूल ना सको, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझा कि किस तरीके से, सबसे पहले हमने समझा ये क्या था, लॉ ऑफ डिमांड। और अगर हम लॉ ऑफ सप्लाई की बात करें, इस तरफ हमने प्राइस, इस तरफ हमने सप्लाई रखा। अच्छा, ये क्या कहता है, ये कहता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी, जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी ना, तो इसकी सप्लाई भी बढ़ेगी। जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी, सप्लाई भी बढ़ेगी। तो इस तरीके से यदि इसकी प्राइस ये है तो ये होगी सप्लाई, इसकी प्राइस अगर बढ़ती है ना तो सप्लाई भी बढ़ेगी, और अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ेगी। हमने क्या देखा भाई, ये जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है वैसे वैसे सप्लाई हमें दिख रही है बढ़ती हुई, ठीक है भाई। प्राइस बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी। तो ये बेसिकली हमने देखा। और अब हम जब इसको मिलाएंगे इन तीन कॉर्नर को इस तरीके से, तो ये जो आपका कर्व होगा ना, इसको बोला जाएगा सप्लाई कर्व, इसको बोला जाएगा पूर्ति कर्व, इसको बोला जाएगा पूर्ति कर्व। अब जब मैं इन दोनों कर्व को ना एक ग्राफ में दिखाऊंगा, अब जब मैं इन दोनों कर्व को एक ग्राफ में दिखाऊंगा तो किस तरीके से ये दोनों कर्व नजर आएंगे, यही चीज हमें समझनी है, यही चीज हमें समझनी है। ये दोनों को मैं इस तरफ मैंने रखा क्वांटिटी, क्वांटिटी, और इस तरफ हम बात कर रहे हैं प्राइस की, प्राइस की, ठीक है। क्वांटिटी किसकी, डिमांड और सप्लाई की। तो देखो ये डिमांड कर्व हमने बना रखा था, ये सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई कर्व है हमने जो बनाया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये है सप्लाई कर्व और ये है डिमांड कर्व जो अभी हमने यहाँ पे बनाया। ये है हमारा डिमांड कर्व, ये है हमारा डिमांड कर्व। और जहाँ पर भी डिमांड और ये सप्लाई एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है ना, यही पॉइंट क्या कहलाता है, हमारा इक्विलिब्रियम। यही पॉइंट हमारा क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसी बिंदु को हम क्या नाम देंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। तो बाजार संतुलन में कहां पर होगा, बाजार संतुलन में वही होगा जहां बाजार की सप्लाई बाजार के मांग के बराबर हो, या फिर बाजार की मांग बाजार की सप्लाई के बराबर हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, इसको बोला जाएगा इक्विलिब्रियम, संतुलन केंद्र। यानी यहां पर ना जितनी वस्तु की मांग होगी,
जितनी वस्तु की मांग होगी उतनी ही सप्लाई बाजार में उपलब्ध होगी। जितनी वस्तु की मांग होगी उतनी ही बाजार में सप्लाई उपलब्ध होगी। जब डिमांड किसके इक्वल होता है? सप्लाई के। तो यही कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम, यही कहलाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। और यही इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे आपको समझाया है, यही मार्केट इक्विलिब्रियम हमने यहाँ पे समझाया है। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये 0, ये होता है वाई एक्सिस। तो इस तरीके से अगर वो पूछे आपसे मार्केट इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अगर आपसे पूछता है बाजार संतुलन का क्या मतलब है, तो जब मांग में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन दोनों क्या हो? एक दूसरे के बराबर हो। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन और कीमत में परिवर्तन, पूर्ति में परिवर्तन, ठीक है। क्वांटिटी डिमांड और क्वांटिटी सप्लाई, ये दोनों क्या हो? एक दूसरे के इक्वल हो। तो वही पॉइंट क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। वहीं पे जो हमारा बाजार है वो संतुलन की स्थिति में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम। आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो हमारा जो टॉपिक था डिमांड और सप्लाई का, वो टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे। किस तरीके से हम डिमांड को देखा हमने कि भाई जो डिमांड है वो हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, और आज की क्लास में हम जो डिस्कस कर रहे थे वो था सप्लाई, साथ ही साथ इलास्टिसिटी। जो ये फैक्ट, ये पॉइंट हमने आज डिस्कस किए हैं। इनसे रिलेटेड यदि आपके कोई डाउट होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सेशन बिल्कुल मुफ्त है, ये बैच बिल्कुल फ्री है, तो आप अपने उन दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं जो किसी कारणवश या तो किसी बैच को ज्वाइन नहीं कर पाए हैं या फिर वो पढ़ नहीं पाए हैं जॉब के कारण या किसी भी कारणवश। तो आप उन्हें इस सेशन के बारे में बताइएगा ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट, इसका लाभ उठा सकें। और कल मॉर्निंग में फिर आप मेरे साथ जुड़िएगा जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मार्केट वाले टॉपिक को। मेरा जो सेशन है वो मॉर्निंग में 9 AM स्टार्ट होता है। आज के सेशन के लिए इतना ही। आप सभी का जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।